हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केएस कंप्यूटर। पिछले वीडियो में हमने लिस्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम टेबल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि हम टेबल के साथ प्रॉपर्टीज को यूज करके उसे कैसे एक अच्छा सा और अट्रैक्टिव डिजाइन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपने VS कोड के अंदर index.html फाइल को खोल रखा है और इसके साथ मैंने style.css फाइल को लिंक करवा रखा है। अब हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे टेबल टैग। हम लिखते हैं टेबल और टैब दबाएंगे तो यहाँ पर टेबल टैग ओपन और क्लोज हो जाएगी। और इसके बाद इसके अंदर हम एक tr टैग ले लेते हैं। tr का मतलब होता है टेबल रो, और इसके अंदर हमें जितनी भी कॉलम्स लेनी है उतनी हम th टैग ले लेते हैं। जैसे हमें 4 कॉलम्स लेनी है तो यहाँ पर हम 4 th ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम, और यहाँ पर फादर्स नेम, एज एंड क्लास। अब हम यहाँ पर एक और रो ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ TD हम ले लेते हैं 4। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कमल, विमल, और एज में दे देता हूँ 16, क्लास दे देते हैं 10। अब मैं वीडियो को पॉज करके जल्दी से इस टेबल को बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने टेबल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टेबल हमारा बनके आ गया है। अब हम इसमें बॉर्डर लगाते हैं, तो बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ पर बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। जैसे हम बॉर्डर देना चाहते हैं 1 पिक्सल का, तो 1 लिख देंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर 1 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। लेकिन बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज करना बहुत ही ओल्ड तरीका है। अब हम बॉर्डर एट्रीब्यूट से बॉर्डर नहीं लगाते। बॉर्डर लगाने के लिए हम CSS की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। चलिए अब हम CSS की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमें टेबल पर बॉर्डर लगाना है, तो लिखेंगे टेबल और यहाँ पर लिख देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए इसमें बॉर्डर आ चुका है। हमें सभी सेल्स पर बॉर्डर अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कामा लगा के लिख देते हैं TH, और इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए सभी कॉलम्स पर ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब हम टेबल की CSS प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेबल और यहाँ पर हम लिखते हैं बॉर्डर कोलैप्स। इसकी 2 वैल्यू होती हैं, कोलैप्स और सेपरेट। अगर हम यहाँ पर सेपरेट देते हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें सेपरेट ही लगा होता है, तो सेपरेट देने से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बॉर्डर हमारा ऑलरेडी सेपरेट ही है। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए बॉर्डर हमारा सेपरेट है। अब अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोलैप्स, तो कोलैप्स करने से इसका बॉर्डर एक में मिल जाएगा। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और अब हम यहाँ पर बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। बॉर्डर हाइफन स्पेसिंग, बॉर्डर के बीच हम स्पेस कितना देना चाहते हैं। जैसे हम देना चाहते हैं 10 पिक्सल, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 पिक्सल और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए बॉर्डर्स के बीच में 10 पिक्सल का गैप आ चुका है। अब अगर हम कॉलम और रो के बॉर्डर के बीच में अलग अलग स्पेस देना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर 2 वैल्यू देनी होगी। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो कॉलम के लिए होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो रो पर अप्लाई होगी। जैसे मैंने दे दिया 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो कॉलम के बीच स्पेस हो जाएगा 10 पिक्सल ऑलरेडी है, और रो के बीच स्पेस हो जाएगा 20 पिक्सल। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए रोज के बीच में हमारा स्पेस 20 पिक्सल हो चुका है। अब हम इसको हटा देते हैं और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया। अगली प्रॉपर्टी है एम्प्टी सेल। जैसे हम यहाँ पर एक सेल को एम्प्टी कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से 10 हटा दिया और उसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए ये सेल हमारी एम्प्टी हो चुकी है। अब अगर हम इस सेल को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्टी सेल और यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइड। हाइड करने से ये हमारी सेल हाइड हो जाएगी। ये देखिए हाइड हो चुकी है। और अगर हम शो कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारी एम्प्टी सेल शो ही होती है, तो ये शो हो जाएगी। ये देखिए, अब इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेबल लेआउट। अब हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं फिर से, और इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब हम क्या करते हैं कि टेबल पर विड्थ लगा लेते हैं। इसकी हम विड्थ कर देते हैं 250 पिक्सल और इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो इसकी देखिए विड्थ 250 पिक्सल हो चुकी है। इसको मैंने जूम कर रखा है इसलिए ये ज्यादा लग रहा है। ये 250 पिक्सल इसकी विड्थ है। अब अगर हम यहाँ पर इसकी किसी भी सेल में कुछ लिखते हैं और स्पेस नहीं देते, तो इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। हमने यहाँ पर इसकी विड्थ फिक्स भी की थी लेकिन बढ़ चुकी है।
अब अगर हम इसके साथ टेबल लेआउट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और इसमें करते हैं ऑटो करने से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑटो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और अगर हम कर देते हैं फिक्स्ड, को मैंने कर दिया फिक्स्ड, तो फिक्स्ड करने से इसमें चाहे हम जितना भी कंटेंट ऐड करें इसकी विड्थ इंक्रीज नहीं होगी, इसकी विड्थ हमारी फिक्स ही रहेगी। ये देखिए जो कंटेंट हमने इस सेल के अंदर डाला था वो कंटेंट ओवरफ्लो कर चुका है। तो ये तो हो गया टेबल लेआउट। अब हम इसको यहाँ से हटाकर और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं और इसको सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम देखते हैं वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट डाल देते हैं। जैसे मैंने लोरेम 4 कर दिया और उसको सेव किया, रिफ्रेश किया। इसमें देखिए इस सेल की हाइट बढ़ चुकी है और जो इसके बीच में ये जो वर्ड लिखा हुआ है कपिल, ये इसके सेंटर में है और इधर भी ये दोनों नंबर्स इसके सेंटर में आ रहे हैं। तो अगर हम इसको वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं, जैसे टॉप में या बॉटम में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी हम TD पर लगाते हैं, TD लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्टिकल अलाइन। और अगर हम यहाँ पर कर देंगे टॉप, तो टॉप करने से ये हमारा टॉप में चला जाएगा। ये देखिए टॉप में आ गया। और अगर हम कर देंगे बॉटम, तो बॉटम से ये बॉटम में आ जाएगा, बॉटम में आ चुका है। और अगर हम कर देंगे मिडल, तो मिडल ये ऑलरेडी होता ही है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मिडल ही होती है। मिडल से ये सेंटर में चला जाएगा। हमने जैसे इसको वर्टिकली अलाइन किया है, हम हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर सकते हैं। जैसे ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से आ रहा है, अगर हम इसमें कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट कर देते हैं, तो राइट कर देने से ये हमारा राइट से आएगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, हमारे सभी टेक्स्ट राइट में अलाइन हो चुके हैं। और अगर कर देंगे इसमें सेंटर, तो सेंटर करने से ये सेंटर में अलाइन हो जाएंगे और लेफ्ट करने से ये लेफ्ट में अलाइन हो जाएंगे। लेफ्ट किया, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू लेफ्ट ही होती है। और इसमें एक और वैल्यू दे सकते हैं, वो है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई यहाँ पर जैसे हमने कर दिया जस्टिफाई, तो जब भी हम जस्टिफाई करेंगे तो अगर हमने एक सेल में एक से ज्यादा लाइंस लिखी हुई हैं, जैसे इस सेल में लिखा हुआ है, तो वो लेफ्ट और राइट से दोनों लाइंस बराबर हो जाएंगी। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए लेफ्ट और राइट दोनों ही लाइंस बराबर हो चुकी हैं। और अगर हम इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, इसको मैंने यहाँ पर हटा दिया और सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इधर से ये कम ज्यादा हो सकती है। अब हम देखते हैं कि हम टेबल को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम टेबल की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल और इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। देखिए इसकी विड्थ 300 पिक्सल हो चुकी है। अब मैं index.html में जाता हूँ और अपने इस पूरे टेबल को एक div के अंदर डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ div और इस div को मैं यहाँ पर टेबल के बाद क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर style.css में आते हैं और इस div पर हम बॉर्डर लगा लेते हैं। मैंने div लिखा और यहाँ पर बॉर्डर लगा लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड और इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अभी तो ये div पूरे में आ रहा है क्योंकि div की डिस्प्ले प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होती है। अगर हम इस div की विड्थ हम दे देते हैं, यहाँ पर इस टेबल से कम दे देते हैं, जैसे 250 पिक्सल दे दिया इसको मैंने और रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारा div इस टेबल से छोटा हो गया है, लेकिन टेबल हमारा जो है ये इस div से बाहर चला गया है। यानी कि ये जो टेबल है हमारा ये ओवरफ्लो कर चुका है। तो ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम CSS की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में अगर हम हिडन कर देते हैं तो इसका जितना भी पार्ट इधर बाहर जा रहा है ये हाइड हो जाएगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए हाइड हो गया। और अगर हम यहाँ पर कर देते हैं ऑटो, तो ऑटो कर देने से यहाँ पर ये स्क्रॉल बार आ जाएगा, जहाँ से हम टेबल को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि टेबल को हम कैसे अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ रिफ्रेश कर दिया। अब अगर हम हर टेबल की कॉलम में कुछ पैडिंग देना चाहते हैं, तो पैडिंग देने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पैडिंग 5 पिक्सल और इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो हर कॉलम में 5 पिक्सल पैडिंग ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ से इस कंटेंट को हटा देता हूँ। ये जो लोरेम करके हमने लिखा था, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 10 पिक्सल की पैडिंग लग चुकी है।
पैडिंग प्रॉपर्टी को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम टेबल में कोई भी बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड। हम इसमें कोई इमेज भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें कलर डाल रहा हूँ। मैं कलर इसमें डाल देता हूँ रेड, और इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए बैकग्राउंड में रेड कलर आ चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि जब हम माउस इसकी किसी रो पर लेके जाएं वो रो हमारी हाईलाइट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे TR और लिख देते हैं होवर। होवर करने पर हमारी TR का कलर हो जाए ग्रे, और इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया। अब हम किसी रो के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं तो ये देखिए हम जिस रो पर भी अपना माउस लेके जाएंगे वो रो हमारी हाईलाइट होगी। अभी देखिए ये जो हमने बैकग्राउंड लगाया है ये टेबल पर बैकग्राउंड लगाया है। हम चाहें तो इसकी एक एक कॉलम पर भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हम दे देते हैं पिंक जैसे मैंने दे दिया, और यहाँ पर हम TD कर देते हैं TD, और इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हर कॉलम का कलर पिंक हो चुका है। इन कॉलम्स का कलर पिंक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये TH हैं और हमने यहाँ पर केवल TD लिखा है। अगर हम यहाँ पर TH लिख देते हैं तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन अगर हम हेडिंग को अलग रखना चाहें तो अलग भी रख सकते हैं। उसके लिए हम इसको कोई दूसरा कलर दे सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर TH को कोई दूसरा कलर दे देता हूँ। TH को मैं दे देता हूँ ग्रीन, और इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये हमारी हेडिंग्स ग्रीन हो चुकी हैं। हम टेबल में एक कैप्शन भी लगा सकते हैं। तो कैप्शन लगाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे टेबल में और यहाँ पर लिख दिया कैप्शन, और कैप्शन में हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। इसको सेव किया और रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड्स लिख के आ चुका है। अब हम इस कैप्शन को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कैप्शन। कैप्शन की एक प्रॉपर्टी भी होती है कैप्शन साइड। अगर हम यहाँ पर कैप्शन साइड लगाते हैं और इसमें देते हैं टॉप, तो टॉप देने से ही इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट टेबल के टॉप पर ही होता है। और अगर हम इसमें दे देते हैं बॉटम, तो ये हमारा जो कैप्शन है ये टेबल के बॉटम में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने कैप्शन को इन सभी रोज के ऊपर रखा है, लेकिन यहाँ पर ये बॉटम में आ चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने कैप्शन साइड को बॉटम कर दिया है। हम इसको फिर से टॉप ही कर देते हैं, यहाँ पर टॉप, और रिफ्रेश किया तो ये टॉप में आ गया। हम इस पर फॉन्ट प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड, और इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इस पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं। और इसका भी हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हम इसका कर देते हैं ब्लू, और कलर हम इसका कर देते हैं व्हाइट। को सेव किया और रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड ब्लू और कलर व्हाइट हो चुका है। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारी हर रो का कलर अलग अलग हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे TR और कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पर सिलेक्टर यूज करेंगे nth चाइल्ड, और इसमें लिख देंगे इवन। इवन का मतलब सम, जो भी हमारी रो सम होगी उस पर हम कौन सा कलर देना चाहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं बैकग्राउंड ग्रे। ग्रे कर दिया हमने। और अब हम यहाँ पर TD और TH के बैकग्राउंड कलर को यहाँ से हटा देते हैं। TH और TD के बैकग्राउंड कलर को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी इवन रोज हैं उन पर ये ग्रे कलर अप्लाई हो चुका है। अगर हम यहाँ पर और भी रो ऐड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ और रो कॉपी कर देता हूँ, इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए जो भी इवन रोज हैं उन पर ये ग्रे कलर आ चुका है। तो अगर हमारे पास टेबल में बहुत सारा डेटा है तो इससे डेटा को समझने में आसानी होती है। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।